जय हिंद। देखिए, बहुत ही उथल पुथल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव आखिर संपन्न हो ही गया और 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर शपथ ले लिए। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह थोड़ा सा अलग रहा क्योंकि कोरोना की वजह से उस तरह की बहुत बड़ी भीड़ भाड़ नहीं देखा गया और वहां पर जो कैपिटल हिल की जो घटना हुई थी ट्रंप समर्थकों द्वारा, उसके वजह से भी कई सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। और कमला हैरिस ने भी शपथ लिया, जो महिला है, भारत से उनकी माता का संबंध जमाइका पिता से, तो ये एक तरह से देखा जाएगा जो बाइडेन के समय जो भी संबंध बनेंगे वो एक अस्थाई बनेंगे। इस तरह से परिवर्तन नहीं देखने को मिलेंगे जिस तरह से ट्रंप के समय देखे गए थे। ट्रंप जाते जाते भी अपना उटपटांग काम करके चले गए। देखिए, अमेरिकी परंपरा के हिसाब से या भारत में भी आप देखेंगे कि जब कभी भी सत्ता का परिवर्तन होता है तो जो पिछला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है वो नए चुने गए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अपना पदभार देता है और उस समय वो समारोह में रहता है। हमारे यहाँ भी मनमोहन सिंह थे जब नरेंद्र मोदी 2014 में शपथ ले रहे थे तब, लेकिन इस समय डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं थे। और हद तो तब हो गया जब फ्लोरिडा चले गए और न्यूक्लियर जो बम होते हैं, परमाणु बम जो मिसाइलों के पासकोड होते हैं, उसे रखा जाता है एक न्यूक्लियर फुटबॉल नामक बैग में। ये बैग भी लेके फ्लोरिडा चले गए। अब ये बैग नियम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हमेशा रखना रहता है। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय ऐसा देखा गया था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस केवल एक गलती की वजह से, मतलब थोड़ा सा सावधानी नहीं बरत रहा था, तो एक हम लोग तृतीय विश्व युद्ध अभी तक खत्म हो गया रहता है। वो रूस की पनडुब्बियों से क्या सीन था वो हिस्ट्री के क्लास में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ लिया, इस जो न्यूक्लियर फुटबॉल नामक बैग था, इसका जो पासकोड था उसको रद्द करके दोबारा पासकोड जनरेट किया गया और जो बाइडेन की ऑफिस में नया फुटबॉल जो बॉक्स था उसे पहुंचाया गया ताकि इसमें न्यूक्लियर पासकोड को रखा जा सके। ट्रंप की पत्नी भी वैसे ही निकली। परंपरा के हिसाब से हर एक राष्ट्रपति जो होते हैं उनकी जो पत्नी होती है वो नए राष्ट्रपति की पत्नी को व्हाइट हाउस का टूर कराती है कि यहाँ ये ऑफिस है, ये है, एक परंपरा के लिए, ताकि वो एक सम्मानजनक लगे कि ये हमारा घर नहीं था, ये एक संवैधानिक घर है, हम इसमें हैं, इसके बाद आपका है, इसके बाद किसी और का होगा। तो ये ट्रंप की पत्नी भी ऐसा काम नहीं की। हद तो तब हो गया कि जब इनके सेवा में 4 साल से जो अधिकारी लगे थे, तो हमेशा परंपरा यही रहती है कि जब कोई भी राष्ट्रपति की पत्नी जब यहाँ से विदाई होती है तो अपने से थैंक यू लेटर लिख के देती है। इन्होंने ये लेटर को भी नहीं लिखा, अपने कर्मचारियों को कह दिया लेटर लिख दिया, उसी पे साइन करके दे दी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक के जैसा था सब। जो बाइडेन अपनी ऑफिस संभाल लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस को ओवल ऑफिस कहते हैं। दुनिया में अन्य ऑफिसों के नाम भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का है, जबकि ब्रिटेन की महारानी का है वो बर्मिंघम पैलेस है। अगर फ्रांस की बात करेंगे तो एलिस पैलेस है, फ्रांस के लिए है। रूस का क्रेमलिन पैलेस है और तुर्की का जो है व्हाइट पैलेस है। जापान का जो है वो टोक्यो में स्थित है इंपीरियल पैलेस। साउथ कोरिया का जो है वो ब्लू हाउस है। नॉर्थ कोरिया वाला जो किंग जोंग वाला पगला, उसे मिलने कौन जाएगा, कब मरवा देगा कोई ठीक नहीं होता है। देखिए, चाइना में ना दो बिल्डिंग्स है जो मेन है। एक चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो हेड ऑफिस है वो जोंगनहाई में है, जबकि जो विदेशी लोग आते हैं मिलने के लिए उन्हें हॉल ऑफ पर्पल लाइट्स में बैठाया जाता है। जैसे भारत में भी ऐसे ही परंपरा देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन तो बहुत बड़ा है, रायसीना की पहाड़ी पे जो राष्ट्रपति के लिए जाते हैं वहां पे जाते ही चाय पानी पीने के लिए। लेकिन जहां हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं उसका नाम 7 रेस कोर्स रोड था, जिसे 7 RCR कहा जाता था, जिसे मोदी जी के आने के बाद उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया। लेकिन इसमें मोदी जी बहुत कम ही लोगों से मिलते हैं। इसमें मुलाकात के लिए हैदराबाद हाउस है जो हैदराबाद में नहीं होकर दिल्ली में है। तो ये सब याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा, मत मार देंगे हैदराबाद हाउस तेलंगाना में है। टॉपिक पर आते हैं। जो बाइडेन के आने से बहुत सारी चीजों में स्थिरता देखने को मिलेगी। ट्रंप जो मजाकिया बन के हर चीजों से हटते जा रहे थे, बाइडेन उसमें बहुत सारा सुधार लाएंगे। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में नस्ल भेद यानी गोरे और काले के बीच में जो दूरियां थी काफी बढ़ गई थी, चाहे वो हत्या भी बढ़ गई थी। आप देखेंगे किसी अश्वेत पर वहां की पुलिस तुरंत गोली चला देती थी, जबकि कैपिटल हाउस पे हजारों की संख्या में लोग घुस गए और केवल 5 लोगों की जान चली गई। अगर यही 1000 की संख्या में अगर ब्लैक लोग वहां घुसे रहते ना, कम से कम 500 लोगों की जान गई रहती ट्रंप के प्रशासन में। तो जो बाइडेन एक विधेयक लाने जा रहे हैं जिसमें इस कानून को और सख्त किया जाएगा और ये
क्लाइमेट चेंज, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था और CO2 को कंट्रोल करने के लिए बात थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को अमेरिका को पीछे कर लिए थे, इन्होंने घोषणा कर दिया कि ये पर्यावरण को और स्वच्छ बनाने के लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज का दोबारा हिस्सा बनेंगे। साथ ही WTO में जो अमेरिका थे अपने 400 करोड़ के जो $400 करोड़ के जो फंडिंग थी उसे रोक दिया गया था। जो बाइडेन ने घोषणा कर दिया कि आते वो WHO के भी सदस्य बनेंगे और वो वापस से फंडिंग भी इसे देना चालू करेंगे। शुरुआत से ही जिस तरह से ट्रंप जो थे वो ज्यूज यानी यहूदियों के वोट के फेवर में थे, और वैसे ही चुनाव के समय भी जब चुनाव चल रहा था तो हमने एक वीडियो में बताए भी थे, ये मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के फेर में थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो इन्होंने ट्रंप के समय में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री थे जहाँ पे आतंकवाद ज़्यादा था, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सोमालिया हो गया। तो यहाँ सब के मुस्लिम्स के ट्रेवल बैन लगा दिया गया था। जो बाइडेन आते ही इसे हटा दिए हैं। साथ ही ये ईरान से कुछ ज़्यादा अच्छे रिलेशन रख रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। ईरान से जो रिलेशन रखा जा रहा है वो अच्छा है। हालांकि ईरान इसी का फ़ायदा उठा के अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो 5 से उठा के 20% कर दिया, क्योंकि परमाणु बम बनाने में जो 80% खर्चा आता है या जो 80% मेहनत होता है वो यही होता है कि भैया आप 20% प्योर यूरेनियम इनरिच कर ले। लेकिन परमाणु बम में 80% मतलब शुद्ध यूरेनियम का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हाथी के दांत कि भैया हमारे पास तो 20% है, परमाणु बम के लिए भैया चाहिए कितना 80। तो भैया आपने टोटल मेहनत कर लिया, इसके बाद यहाँ आने में कुछ खास मेहनत नहीं लगता है। हालांकि हमारे लिए अच्छा भैया तुम परमाणु बम रखो ना रखो, ईरान में अगर शांति रहेगी तो हम लोग का ये चाबहार बंदरगाह हमेशा सही रहेगा और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग आगे व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे सेंट्रल एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तीनों देश ने कहा है भारत से कि हम यहाँ पर इस चाबहार बंदरगाह का यूज करना चाहते हैं और इसी के थ्रू हम अफगानिस्तान में भी एंट्री कर सकते हैं। तो चाइना का जो CPEC आ रहा है उसे हम काउंटर कर सकते हैं। हमारा रेल प्रोजेक्ट और हमारे पाइपलाइन, हमारा ईरान से पाइपलाइन भी आ रहा था, ट्रंप के विरोध की वजह से हम लोग उसे नहीं ला पाए। तो ईरान से इनके रिश्ते अच्छे रहेंगे तो ये भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हालांकि हमारे लिए एक ये खराबी है कि ट्रंप की तरह अमेरिका, ट्रंप प्रशासन में जिस तरह चाइना के खिलाफ रहता था, अब बाइडेन के शासन में अमेरिका चाइना के उतना खिलाफ नहीं रहेगा, बिजनेस को खोल दिए जाएंगे और चाइना का भी मन बढ़ जाएगा। चाइना ने इसका हालिया घटना किया है, अरुणाचल प्रदेश के जो गांव था विवादित, जो भारत का था, उस पर उसने बहुत पहले से कब्जा किया रखा था, उस पर उसने अपने गाँव को बसाना चालू कर दिया है। ये जो है ये अपर सुबनासी डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछा भी है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, नेफा नाम था इसका। अब ये पहले ये एकमात्र राज्य था जिसे पहले विदेश मंत्रालय देखता था, बाद में जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तब इसे गृह मंत्रालय देखने लगा। तो ये उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब यहाँ के विवादित एरिया में अगर वो गांव बना लिया है तो भारत के लिए बहुत खराब बात है, क्योंकि हमारी सुरक्षा पे ये एक सेंध लगाने जैसा है, जबकि हमारा कुछ खास प्रतिक्रिया भी नहीं रह गया। इस पर प्रतिक्रिया भी आना चालू हो गई कि हमारे इस राज्य पे कब्जा क्यों किया गया। तो भैया दो हमारे यहाँ जनबे करते हैं, हमारी पार्टी अच्छी तुम्हारी पार्टी अच्छी। एक सरकार कह दी कि भैया ये हमारे समय से थोड़ी था, ये तो कांग्रेस के समय से था, 1959 के समय से था। ये कोई जवाब थोड़ी है, ये कह रहे हैं कि हमारा उस समय जन्म ही नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारा पल्ला झाड़ लो, ये राष्ट्रीय मुद्दा है भैया, किसके समय से था किसके नहीं। अरे भाई आप देखिए नेपाल, ये नेपाल इधर से चल रहा है, हम लोग को भी एग्रेसिव रहना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बहुत दुखद खबर है कि एक और जो हम गलवान में फंसे हैं, दूसरे ओर चाइना और अरुणाचल प्रदेश में बता रहा। आपको ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ती हमारे सरकार में किसी को भी कि ये तिब्बत जब तुम्हारा है ही नहीं है तो ससुरा तुम्हारा ये दक्षिणी तिब्बत कैसे हो गया। आज भी हमें वन चाइना पॉलिसी पे साइन करना होता है, चाहे वो नेहरू हो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। वन चाइना का मतलब होता है कि चाइना और ताइवान जो एक अलग देश है, दोनों एक ही है, इसी को कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो कम से कम इसका तो विरोध करना चाहिए कि आप वन इंडिया पॉलिसी मानिए, मतलब अरुणाचल प्रदेश मेरा है, आप POK और अक्साई चीन भी मेरा है, आप वन इंडिया मानिए तब ना हम वन चाइना पॉलिसी मानेंगे। लेकिन हम वहाँ नहीं कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है।
जो बाइडेन की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को होगा तो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि जो बाइडेन खुलेआम कह चुके हैं, जब ये सरकार में भी नहीं थे 370 के विरोध में भी थे और ये भारत के CA-NRC के में भी विरोध में थे। हालांकि इन लोग के विरोध करने से कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि जो भी आंतरिक मामला है ये भी गृह मंत्रालय के अधीन में है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और ये नागरिकता भी गृह मंत्रालय के अधीन ही आता है। लेकिन हाँ, एक इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो इसके लिए भारत को भी पाकिस्तान के अंदरूनी समस्या को वर्ल्ड लेवल पर उठाना चाहिए ताकि वो इस चीज को काउंटर कर सके। हालांकि भारत के लिए यहाँ एक प्लस पॉइंट ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से अपनी सेना बुला लेगा। जब यहाँ से अफगानिस्तान से सेना बुला ली जाएगी अमेरिका की, तो यहाँ पे आतंकवादी पनपने लगेंगे। पाकिस्तान के इशारे पे वो आतंकवादी भारत में अटैक करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हुए थे हमारे यहाँ। जो 1999 के आखिरी दिन में जो प्लेन हाईजैक हुआ था IC-814, उसे भी कंधार लेके जाया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसका बाइडेन का कहना है कि हम यहाँ से अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे, अभी यहाँ पे हम फौज रखेंगे। तो हमारे लिए तो एक तरह से फायदा भी है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा उठा लेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कहेगा आप वहाँ जाइएगा कैसे, भारत आपको इस रास्ते से जाने ही नहीं देगा, क्योंकि भारत के लिए स्वाभिमान बड़ा चीज होता है, पैसा नहीं होता है। वो कहता है हमारे यहाँ से जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जा सकते हैं। तो इसके लिए वो एक मोटी रकम को ले सकता है, और ये भारत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो रही है। उसकी सेना वाला, उसकी सेना में भी बहुत हालिया उसकी सेना भी बहुत मतलब अच्छे दौर से नहीं गुजर रही है। उसके अफसर वगैरह को भी अमेरिका ने बैन लगा दिया था, लेकिन बाइडेन उसे हटा देंगे। ये भाई साहब लोग के लिए खुशी का ठिकाना नहीं। आप इनका जरा सा जेस्चर देखिए इनको। ये UNO में दुनिया के टॉप जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं उनके सामने बैठ के ये UN में भाषण दे रहे हैं। इस तरह से टेक लेके हम लोग क्लास लेने में शर्म लगता है। किस हिसाब से यहाँ पे भाषण दे रहे हैं समझ में नहीं आता। खैर कोई बात नहीं भैया, आपका देश है, आपकी आर्मी है, बाइडेन आ गए, देखिए आप लोग को क्या होता है। लेकिन बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो रही है। करप्शन इतना ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और इनके नेताओं के बड़बोलापन, हम भारत पे छोटे छोटे परमाणु बम रखे हैं, टैक्टिकल हमला कर देंगे, और उल्टे सीधे डिसीजन ने इतना बेवकूफ़ी भरा कदम उठा दिया है यहाँ पर जिसका कोई हद नहीं। अभी देखिए PIA ने इतना बेइज्जती करा के आया, उसका पायलट जहाज गिरा दिया था वहाँ पे 2020 में। तो यूरोप वालों ने कहा कि भैया कोनो पाकिस्तानी जहाज इसमें नहीं घुसना चाहिए, इसका पायलट सब फर्जी डिग्री लिया है, कोनो के घरे पे जहाज उतार देता है, यहाँ नहीं होगा। तो पाकिस्तान के PIA इसमें बहुत बड़ा उसको लॉस हुआ, और इधर उसने EMI कर्जा पे लीज पे लिया था, जहाज नहीं चुका रहा था, तो उसको मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ के सवारी लोग को भर के भेज दिया गया, भाड़ा पे जहाज उड़ा रहा था यहाँ पर। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बारे में फिर UK वगैरह में केस किया है, और अभी देखेंगे तो ये पाकिस्तान कुछ दिन पहले भी उल्टा सीधा काम किया। जो एयर स्ट्राइक हो गया था तो पाकिस्तान डर गया था, कहा था कि इधर से एक भी जहाज नहीं जाने देंगे। अब हमें यूरोप जाना है तो पाकिस्तान के ऊपर से ही हम लोग उड़ के जाते थे, कहा कि ना इधर से नहीं जाने देंगे, तू लोग कभी भी बम मार देगा, तुम वापस ऐसे जाओ। वापस जाने के लिए भेज दिया। तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देता था, जिस वजह से पाकिस्तान को 800 करोड़ का लॉस हुआ था। 800 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ था, और उसको इस मलेशिया में जो जहाज पकड़ाया है ना, इस पे 150 करोड़ रुपया उसको लीज पर बाकी था। अरे भैया, यहाँ तुम भारत का जहाज रोक के 800 करोड़ का घाटा करवा लिए। उतना में कहेगो तुम्हारा जहाज खरीदा जाता भाड़ा पे। एक से एक दिमाग लगाता है। लड़ो भैया, तुमको बुद्धि नाम का चीज नहीं तो हम क्या करें, आओ क्लास में पढ़ा देते हैं। देखिए, बाइडेन के शासन में नो डाउट कश्मीर का मुद्दा और CA-NRC का मुद्दा पाकिस्तान बहुत जोर शोर से उठाएगा। इसे केवल बाइडेन के शासन में नहीं उठा के, बल्कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो कंट्रीज हैं उसमें भी इसे उठाया जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार को ये बलूचिस्तान के मुद्दे को बहुत जोर से उठाना चाहिए। और यहाँ पर सिंध देश का जो विवाद हो रहा था, सिंध देश को अलग देश मांगने की, तो इसको भी उठाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान इसे ईजिली दबा देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्रोह नहीं है और पाकिस्तान इसे ईजिली टूटने नहीं देगा। इन लोग के जो विद्रोह का तरीका भी होता है, अलग अलग देश के लोगों के नेताओं के पोस्टर वगैरह के थ्रू कहते हैं कि हमारी ये लोग क्या करें, हेल्प करें। हालांकि भारत बहुत ही जल्दी ये जो POK है इसको तो वापस ले आ भी सकता है। हमारी थल सेना प्रमुख का भी अपने स्टेटमेंट सुना होगा कि गवर्नमेंट जब इसको लिए कहेगी हम इसके लिए क्या बैठे हैं, तैयार हैं। हालांकि इस पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान हर जगह पे देखेंगे तो भारत को कहीं नहीं, ऐसा कोई भाषण नहीं होगा विश्व लेवल पे जिसमें उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिया होगा। लेकिन वो भूल जाता है कि
बलूचिस्तान में क्या हो गया, कैसे वहाँ पे मजदूरों को गोली मार दिया जाता है, वहाँ पे जो अहमदिया मुस्लिम है उनको मारा जाता है, बहुत सारे जो वहाँ जुल्म होते हैं, इसको नहीं उठाता है। भारत को भी इस मुद्दे को जोर से उठाना चाहिए और साथ ही चाइना से भी अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को जब वो दक्षिणी तिब्बत कहता है तो हमें इंटरनेशनली ये कहना चाहिए कि भैया तिब्बत तो तुम्हारा है ही नहीं है, तुमने पंचशील समझौते को तोड़कर तिब्बत का कब्जा किया था बाद में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। हालांकि हिस्ट्री के क्लास स्टार्ट हो गए हैं, उसमें हम आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी बताएंगे और आपका पंचशील समझौता वगैरह जो कुछ थे वो सारे चीज़ों को बता देंगे। क्लास पटना में ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है। यहाँ